नमस्ते दोस्तों, मैं श्रेयस बढ़िया आप सबका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम डेली करंट अफेयर्स सीरीज से 21 फरवरी 2024 के करंट अफेयर्स को स्टडी करेंगे, जिसमें हम यहाँ लिखे गए 5 टॉपिक्स पे डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो लेक्चर का या डेली करंट अफेयर्स के PDF चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए। उस डिस्क्रिप्शन में मैंने एक टेलीग्राम चैनल की लिंक छोड़ी हुई है, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहां पे आपको डेली PDF अवेलेबल हो जाएंगे। आज का जो हमें सबसे पहला करंट अफेयर देखने मिल रहा है वो है मेद्राम जत्रा को लेके या फिर समक्का सलरम्मा जत्रा को लेके, और इसका सिलेबस जाता है GS1 दैट इज आर्ट एंड कल्चर के पोर्शन में। तो हुआ क्या है, जो तेलंगाना के गवर्नर उन्होंने विश किया है ट्राइबल कम्युनिटीज को मेद्राम जत्रा के चलते, एक फेस्टिवल है मेद्राम जत्रा जो चलने वाला है, इसके चलते यहाँ पे विश किया गया है। अब ये मेद्राम जत्रा क्या है ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले बैकग्राउंड में हुआ क्या है कि लाखों पिलग्रिम्स जो है, लाखों जो भक्तजन है वो मेद्राम में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे एक फेस्टिवल होने वाला है। जो फेस्टिवल है वो क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि एक रिवोल्ट किया गया था। रिवोल्ट ये किया किसने था, तो जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उन्होंने रिवोल्ट किया था 12th सेंचुरी में। किसके अगेंस्ट, तो काकटिया रूलर के अगेंस्ट। काकटिया रूलर्स जो थे उन्होंने जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनके ऊपर टैक्सेस लगाए गए थे। टैक्सेस लगाए थे वो बात अलग है, बट जब ड्रॉट चल रहा था तब टैक्सेस लगाए थे, यानी जब सूखा पड़ा हुआ था, जब अकाल पड़ा हुआ था, उस टाइम पे इनके ऊपर टैक्स लगाया गया था। इसी के चलते रिवोल्ट किया गया था और इसी के याद में यहाँ पे एक फेस्टिवल मनाया जाता है। तो मेद्राम जत्रा के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। तो समक्का सलारम्मा जो है जत्रा इसे कहा जाता है या फिर मेद्राम जत्रा भी कहा जाता है, ये एक ट्राइबल फेस्टिवल है जो कि गॉडेसेस जो है उनके लिए सेलिब्रेट किया जाता है। ये दो देवी है समक्का और सलरम्मा, तो ये स्टेट ऑफ तेलंगाना में सेलिब्रेट किया जाता है। ये जो जत्रा होती है ये मेद्राम में शुरू होती है, तड़वाई मंडल करके जो जगह है वहाँ पे मेद्राम करके जगह है और वो है मुलुगु डिस्ट्रिक्ट में। मेद्राम जो है ये रिमोटेस्ट प्लेस है, बहुत ही अंदर की एक जगह है जहाँ ट्राइब्स रहते हैं। तो ये आती है एट्टूर नगरम हम कहेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, जो कि पार्ट है दंडकरयन्ना जो एक सबसे लार्जेस्ट फॉरेस्ट बेल्ट है मुलुगु डिस्ट्रिक्ट का वहाँ का। तो हम कहेंगे ये पूरे जो नाम है आपको अच्छे से याद रखने हैं, इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। उसी के अलावा यहाँ पे एक फाइट बताइए जो एक माँ और एक बेटी लड़ी थी। तो माँ जो है वो समक्का और सलरम्मा बेटी जो ये दोनों फाइट लड़ी थी वो लड़ी थी ये रीनिंग रूलर्स के अगेंस्ट, क्योंकि ये जो अनजस्ट लॉ था कि इनके ऊपर ड्रॉट आने के बावजूद भी टैक्स लगाया जाता था, इसके लिए एक माँ और बेटी यानी हम कहेंगे समक्का और सलारम्मा ने काफ़ी एक बड़ी फाइट दी थी। तो मेद्राम जत्रा फेस्टिवल जो होता है वो उसी के लिए सेलिब्रेट किया जाता है ताकि उनकी जो ये फाइट थी उसे याद किया जाए, और ये हर 2 साल में एक बार सेलिब्रेट किया जाता है। समक्का सलरम्मा जत्रा जो होती है ये पूरे हम कहेंगे वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट ट्राइबल रिलीजियस कॉन्ग्रेगेशन है। तो सबसे बड़ा एक ऐसा मेला है, रिलीजियस मेला, जो कि ट्राइबल लोगों का है, पूरे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट। अप्रॉक्सीमेटली अगर देखा गया तो लगभग यहाँ पे 10 मिलियन लोग आते हैं इस जगह पे और ये 4 दिन तक चलता है। तो मेद्राम जत्रा जो है ये न्यूज़ में रहा है और इसको अच्छे से याद रखेगा। इसका क्वेश्चन का आपको आर्ट एंड कल्चर से किसी भी एग्जाम में आ सकता है। इसका जो सोर्स था वो था द हिंदू। अब दूसरा जो हमें करंट अफेयर देखने मिल रहा है वो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट को लेके, फेमा को लेके, और इसका सिलेबस जाता है इकोनॉमी में। अब हुआ क्या है, ईडी तो आप जानते ही, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, उन्होंने एक शो कॉज नोटिस इशू किया है अगेंस्ट बाइजू। अब यहाँ पे कैसा है कि ये शो कॉज नोटिस क्या होता है। शो कॉज नोटिस यानी किसी भी चीज़ का कारण मांगने वाला नोटिस, कॉज दिखाने वाला नोटिस, कि आप कारण दिखाओ कि आपने ऐसा क्यों किया। तो बैजूस के खिलाफ ये नोटिस लाया गया है। ये एक लीडिंग एडटेक स्टार्टअप है, आपको ये पता है कि एजुकेशन से रिलेटेड है। तो इनके और इनके फाउंडर के खिलाफ और फाउंडर और सीईओ जो है बैजू के, रविंद्रम करके जो है, उनके ऊपर ये शो कॉज नोटिस इशू किया गया है ईडी के द्वारा। और शोकॉज नोटिस ने ये लिखा है कि आपने वॉयलेट किया है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट को। मैनेजमेंट एक्ट को कैसे आपने, ये जो एक्ट है इसको, ये क्या है ये तो मैं आपको आगे बताऊंगा, बट ये वॉयलेट करने का इल्ज़ाम लगाया गया है। और ऐसा कहा जाता है कि वॉयलेट करने पे कितने रुपए के लिए वॉयलेट किया गया है, तो ₹9,362.32 करोड़ रुपीज़ के, 35 करोड़ रुपीज़ के लिए वॉयलेट किया गया है। अब यहाँ पे हम देखते हैं बैकग्राउंड। ईडी का ये कहना है कि बैजूस जो है
और उनके जो फाउंडर उन्होंने फेमा तोड़ा है क्योंकि उन्होंने ट्रांसफ़र किया है फंड किसी फॉरेन एंटिटीज़ को। फॉरेन के जो भी एंटिटीज़ है उनको यहाँ पे फंड ट्रांसफ़र किया गया है विदाउट अप्रूवल लिए। अगर आप ऐसा कुछ करते हो कि फॉरेन में इतना बड़ा फंड ट्रांसफ़र करते हो तो आपको अप्रूवल लेना चाहिए आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, ऐसा फेमा कहता है। या फिर आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं सबमिट करने चाहिए जो आपने नहीं की है। तो ईडी ने इस तरह से एक नोटिस लाई है। ईडी जो होता है उन्होंने बेजूस पे ये इल्ज़ाम भी लगाया कि उन्होंने कोई भी चीज़ें डिस्क्लोज नहीं की है कि कहाँ से ये पैसे आए या फिर क्या था इस फंड का पर्पस, और यहाँ पे कोई भी प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं किए गए हैं इस ट्रांजैक्शन के। तो ये सब यहाँ पे एक न्यूज़ में रहा है, तो इस कारण फेमा न्यूज़ में आ गया है। तो फेमा क्या है ये जान लेते हैं अबाउट फेमा। फेमा जो है ये फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, ये एक लॉ है। लॉ किस चीज़ के लिए रेगुलेट करता है, जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज के इंडिया में, यानी इंडिया और फॉरेन के जो एंटिटीज़ है उनके बीच में कोई ट्रांजैक्शन हो रहे हैं तो उसको मैनेज करने का ये काम करता है उन ट्रांजैक्शंस को। अब ये इनेक्ट किया गया था 1999 में और इसने रिप्लेस किया था फेरा को। फेरा क्या था, तो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट था 1973 का, जो इसी तरह से काम करता था, रेगुलेशन का, मैनेजमेंट का काम करता है। ये जो नया एक्ट है ये कहीं ना कहीं जो फ्रेमवर्क बनाए गए थे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के उसके अकॉर्डिंग ही बनाया गया था कि भाई देखो जो भी ट्रेडिंग हो रही है वो लीगल और बहुत ही एथिकल होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, और कभी भी ऐसी गड़बड़ कुछ लगे तो आप एक्शन ले सकते हो। फेमा जो होता है वो ये भी फैसिलिटेट करता है कि जो एक्सटर्नल ट्रेड है या एक्सटर्नल पेमेंट, एक्सटर्नल यानी हमारे देश के बाहर जो व्यापार होने वाला है या हमारे देश के बाहर जो भी पेमेंट जाने वाले हैं उसको ठीक से वो हो सके या फिर ऑर्डरली डेवलपमेंट उसका हो सके या मेंटेन हो सके फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। क्योंकि हमारे इंडिया से रुपीज़ जाएंगे डॉलर आएंगे या डॉलर जाएंगे रुपीज़ आएंगे, जो भी होगा ये सब चीज़ें अब ठीक से मैनेज हो और इससे मनी लॉन्ड्रिंग ना हो। क्योंकि लोग यहाँ पे ब्लैक मनी जो होते हैं उसको वाइट करने के लिए फॉरेन में फंड ट्रांसफ़र करते जाएंगे और हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारा जो मनी है वो या फिर वो करप्शन है वो किस तरह से हो रहा है, या फिर बाकी इलीगल एक्टिविटीज़ भी हम रोक नहीं पाएंगे। तो ये सब चीज़ों के ऊपर ध्यान रखने के लिए फेमा कहीं ना कहीं काम करता है, हर चीज़ को मैनेज करता है फॉरेन एक्सचेंज को। अब हम देख लेते हैं मेन फीचर्स क्या है फेमा के। फेमा जो होता है वो पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो रेगुलेट कर सके फ्लो ऑफ पेमेंट। यानी देखिए पेमेंट का जो फ्लो हो रहा है कहाँ से, तो हम कहेंगे बाहर से, देश के बाहर से, या फिर देश में जो पैसा आ रहा है या फिर जो भी पर्सन है उसको भेजा जा रहा है जो आउटसाइड कंट्री सिचुएटेड है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इसके ऊपर रेगुलेशन डाल सकती है, इसके लिए कुछ नियम बना सकती है। ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को कौन देता है, तो फेमा देता है। फेमा ये कहता है कि जितने भी ट्रांजैक्शन है जिसमें फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन सिक्योरिटीज इन्वॉल्व है वो कहीं ना कहीं ऑथराइज पर्सन के थ्रू ही आपने करने चाहिए। आप जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे जैसे कि बैंक्स के ट्रांजैक्शन, बैंक्स हो गए, डीलर हो गए या एजेंट हो गए, ये ऑथराइज रहेंगे, उन्हीं के थ्रू आपको ये काम करना है। खुद से ये सब चीज़ें नहीं करना है। आप यहाँ से बैंक में डालिए, बैंक वहाँ डालेगा, यानी कोई ना कोई ऑथराइज पर्सन रहेगा जो ये काम करते रहेगा। अब अगर आप यहाँ पे सोच रहे कि फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, तो जैसे मैंने बताया कि आपके कंट्री से रुपीज़ जाएगा और वो डॉलर में बदल जाएगा, या फिर डॉलर आएंगे और रुपीज़ में बदले जाएंगे, इसे फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। या फिर कोई फॉरेन सिक्योरिटीज़ यानी अगर शेयर और ये सब में इन्वेस्ट करना है तो वो भी एक तरह से उस पर भी ध्यान रखा जाएगा, वो भी ऑथराइज पर्सन के थ्रू ही किया जाएगा। अब अगला ये है कि ये आरबीआई को अलाउ करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ये जो है फेमा ये अलाउ करता है कि वो रेस्ट्रिक्शन डाल सकता है। रेस्ट्रिक्शन जो डाले जा सकते हो किसी भी ट्रांजैक्शन से डाले जा सकते हैं जो कि करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड हो। अब आपको टेंशन नहीं लेना है करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट क्या है, क्योंकि इसका भी मीनिंग मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये डिपेंड करेगा फॉरेन एक्सचेंज की सिचुएशन क्या है हमारे देश में उससे रिलेटेड। तो ये करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट क्या होता है, एक सिंपल लैंग्वेज में आपको बता देता हूँ शॉर्ट में। करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट ये दोनों ऐसे अकाउंट है जिसमें हमारे कुछ पैसे आना जाना करेंगे। तो जैसे अगर हम करंट अकाउंट की बात करें, करंट अकाउंट ऐसे लिख लेता हूँ और यहाँ पे कैपिटल अकाउंट लिख लेता हूँ। तो ये जो करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट में जो भी पैसे आ रहे हैं वो किस तरह से आ रहे हैं, जैसे कि ट्रेड हो रहे गुड के, ट्रेड ऑफ गुड्स एटसेट्रा एटसेट्रा, या फिर हम कहेंगे कोई फॉरेन प्राइवेट ट्रांसफ़र हो रहे हैं, पैसे के ट्रांसफ़र, ये सब चीज़ों से जो पैसे आते हैं वो करंट अकाउंट उसे कहते हैं। कैपिटल अकाउंट क्या रहेगा, कैपिटल अकाउंट में हम कहेंगे अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रहा है, अगर फॉरेन से कोई लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो कैपिटल अकाउंट का हिस्सा बनेंगे, या फिर बाकी जो भी फ्लोज हो रहे हैं वो सब, या फिर हम कहेंगे कि जो भी एक्सटर्नल असिस्टेंस है या बाहर से हमें कुछ हेल्प की जा रही है पैसे की, कोई भी हेल्प किसी भी तरह की, तो ये सब हो सकते हैं जो कैपिटल अकाउंट का हिस्सा बनेंगे। जैसे कि डेट और ये सब है, कर्जा ले रहे या जो भी ले रहे, तो ये सब कैपिटल अकाउंट का आपका हिस्सा बना सकते
सकते हैं, है ना। यानी आपका एक तो फॉरेनर लोग हमारे इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं तब, या फिर हमने फॉरेन से कुछ पैसे मंगाए या फिर लोन मंगाया, उधार मंगाया, वो कैपिटल अकाउंट बनता है। और करंट अकाउंट जो भी हम पैसे कमा रहे हैं बेच के या फिर ट्रांसफर करा के या फिर जो भी चीज़ है उससे, तो ये जो हो गए ये दो तरह के अकाउंट होते हैं। तो ये जो भी पैसे आने वाले इंडिया में उसके ऊपर ध्यान रखा जाता है अगर हम देखें तो। और ये परमिट करता है इंडियंस को जो इंडिया के बाहर रहते हैं, है ना। इंडियंस जो है जो इंडिया के बाहर रह रहे हैं वो भी होल्ड कर सकते हैं या फिर ओन कर सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन सिक्योरिटीज। तो उनके पास भी हो सकते हैं, फॉरेन एक्सचेंज हो सकते हैं या फॉरेन सिक्योरिटीज हो सकती है या फिर कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टीज हो सकती है बाहर, इंडिया के बाहर। तो देखिए मैंने आपको बताया फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, मैंने आपको बताया फॉरेन सिक्योरिटीज क्या होते हैं। फॉरेन में शेयर्स में इन्वेस्ट करके रखा है इंडियंस ने जो बाहर रहते, या फिर उन्होंने इमूवेबल प्रॉपर्टी लेकर रखी। इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी ऐसी प्रॉपर्टी जो मूव नहीं होती, यानी जैसे आपकी लैंड हो गई, आपकी एग्रीकल्चरल लैंड हो गई, ये सब। तो कुछ कंडीशंस और कुछ लिमिट्स डालने के बाद आप होल्ड कर सकते हो जबकि आप इंडिया से बाहर रह रहे हो तो भी। ये भी यहाँ पे कहीं ना कहीं ये एक फेमा आपको अलाउ करता है। उसी के अलावा यहाँ पेनल्टीज और एनफोर्समेंट एक्शंस भी दी है। कोई अगर इसके प्रोविजन तोड़ता है तो उसको क्या सजा दी जाएगी, क्या पेनल्टी होगी, उस पर क्या फाइन लगाई जाएगी और कैसे एनफोर्समेंट कराया जाएगा इस लॉ को, इस एक्ट को, ये भी यहाँ पे बताया गया है। फेमा जो होता है वो कोऑर्डिनेशन के साथ काम करता है बाकी लॉज या बाकी एजेंसीज के साथ, जैसे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत भी ये काम करता है फेमा। उसके साथ मिलके ही ये एक्ट जो है ये चलाया जाता है जिससे मनी लॉन्ड्रिंग रोकी जाएगी। मनी लॉन्ड्रिंग जो होती है उसमें हम ब्लैक मनी को वाइट मनी करते हैं या डर्टी मनी को वाइट मनी करते हैं, तो ये उसे मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। इनकम टैक्स एक्ट के साथ यहाँ काम करता है। इलेक्ट्रोनिक इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के साथ काम करता है जिसको ईडी कहा जाता है, या फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के साथ काम करता है। तो इन सब से मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जाएगा और मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड जो क्राइम है उसको रोकने का काम फेमा के थ्रू किया जाता है। तो देखिए कितना एक इफेक्टिव एक्ट ये हो सकता है, अगर अच्छे से चलाया जाए तो काफ़ी सारे क्राइम्स रुक सकते हैं। तो इस तरह से जो फेमा है वो बैजूस के कारण न्यूज़ में रहा और इसका जो सोर्स था वो था द हिंदू। अब अगला जो करंट अफेयर है वो है नॉर्डिक बाल्टिक 8 को लेके। अब ये कैसे न्यूज़ में आया, तो इसके पीछे फिर से राइजिना डायलॉग्स है। मैंने आपको बताया राइजिना डायलॉग्स चल रहे हैं दिल्ली में और ये जब तक चलते रहेंगे रोज कुछ ना कुछ न्यूज़ हमें राइजिना डायलॉग से रिलेटेड देखने ही मिलेगी। तो अब आ रही है नॉर्डिक बाल्टिक 8 ये कंट्री से रिलेटेड। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हुआ क्या है, ये सब देश भी आपको बताता हूँ कौन कौन से, बट पहले सिलेबस देख लेते हैं। ये जाता है करंट अफेयर्स में। तो इस साल जो राइजिना डायलॉग्स चल रहे हैं न्यू दिल्ली में, वहां पे ऐसा देखा जा रहा है कि 8 नॉर्डिक बाल्टिक जो देश है वो भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं एज ए रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ नॉर्डिक बाल्टिक कोऑपरेशन NB8। वो भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे, यानी हम कहेंगे कि वो भी हमारे साथ मिलके अब काम करने वाले हैं और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये क्या क्या होता है ये आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले इनका पार्टिसिपेशन जो दिख रहा है नॉर्डिक बाल्टिक कंट्रीज़ का, वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है क्योंकि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट अभी भी चल रहा है। तो सबको एक आना अभी ज़रूरी है और एक आके बातचीत करना ज़रूरी है। तो ये भी अब हमारे बातचीत में शामिल हो रहे हैं, ये देखने मिल रहा है इस साल। तो ये नॉर्डिक बाल्टिक 8 होते कौन है, तो यहाँ सबसे पहले बता दूं, ये देखिए आइसलैंड एक, ये दूसरा नॉर्वे, तीसरा स्वीडन, चौथा डेनमार्क, पांचवा फिनलैंड। ये 5 आपने देख लिए। उसके अलावा ये 3 एस्टोनिया, लातविया या लिथुआनिया। अब ये जितने भी आपने देश देखे ये पूरे 8 देश है। ये है नॉर्डिक देश, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, ये है। उसके अलावा बाल्टिक, यहाँ पे आपको बाल्टिक सी देखने मिलती है, ये पूरा बाल्टिक सी है। तो यहाँ आने वाले ये 3 देश, एस्टोनिया, लातविया या लिथुआनिया। तो ये जितने भी देश है ये पूरे देश जो है ये नॉर्डिक बाल्टिक 8 कहलाते हैं। ठीक है, तो नॉर्डिक बाल्टिक 8 ये रीजनल कोऑपरेशन फॉर्मेट है जिसमें डेनमार्क आएगा, एस्टोनिया आएगा, फिनलैंड, आइसलैंड, लातविया, लिथुआनिया और नॉर्वे और स्वीडन आएगा। जैसे मैंने आपको बताया 5 + 3, ये 5 नॉर्डिक कंट्री और 3 बाल्टिक स्टेट मिलके अब कहीं ना कहीं काम करने वाले। पहले नॉर्डिक करते थे और बाल्टिक अलग करते थे, अब दोनों तीनों यानी हम कहेंगे 8 एक आ चुके हैं। नॉर्डिक बाल्टिक 8 इनको कहा जा रहा है। तो ये सब अब साथ में कोऑपरेट करेंगे और हम भी इनके साथ रहेंगे। तो कोऑपरेशन के साथ हम सब लोग बहुत आगे बढ़ सकते हैं, हर देश आगे बढ़ सकता है, ये यहाँ देखने मिल रहा है। तो राइजिना डायलॉग में ये लोग अभी पार्ट ले रहे हैं, इसलिए आपको याद रखना जरूरी है इस करंट अफेयर में कि नॉर्डिक बाल्टिक कंट्री जो है ये कौन सी होती है।
तो हम कहेंगे, अब आप सोच रहे होंगे इसको नॉर्डिक क्यों कहते हैं। नॉर्डिक का मीनिंग होता है वहाँ के लैंग्वेज में, वो है नॉर्दर्न आइलैंड्स। तो नॉर्दर्न ये आइलैंड्स है, और बाल्टिक यानी बाल्टिक सी के कारण इनको बाल्टिक कंट्रीज कहा जाता है। ठीक है, तो ये अच्छे से याद रखना, इन पे आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। और ये रहा करंट अफेयर जिसका सोर्स था द हिंदू। अब अगला जो करंट अफेयर में देखने मिल रहा है वो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को लेकर, और इसका सिलेबस जाता है एनवायरमेंट में। रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव जो होता है, उन्होंने रिसेंटली ये कहा है कि कोई ज़रूरत नहीं है अमेंड करने की, यानी कोई भी चेंज करने की वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में कोई भी बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। और वो बदलाव इसीलिए था कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को हम अच्छे से इसके ऊपर काम कर सकते, इसे रोक सके। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट यानी इंसानों का जो जानवरों के साथ कॉन्फ्लिक्ट होते रहता है, उसे रोकने के लिए कुछ अमेंडमेंट यहाँ डिमांड किए गए थे, बट मिनिस्टर ने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे अमेंडमेंट्स की, क्योंकि ऑलरेडी चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो होता है उसको ये पावर है, ठीक है, कि वो ट्रैप कर सकता है ऐसे किसी भी एनिमल को, या पकड़ सकता है, या फिर अगर नेसेसरी हो तो वो शूट भी कर सकता है किसी भी वाइल्ड लाइफ को, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 ऑफ द एक्ट। तो सेक्शन 11 चीफ वार्डन को ये पावर देता है, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को ये पावर देता है। तो इसमें अलग से और कुछ चेंजेस करने की अब ज़रूरत नहीं है कि हमें और कुछ करना है जिससे हम ये कॉन्फ्लिक्ट को रोक सके, या फिर और भी जानवरों को हम कुछ दबाव डाल सके। तो ये सब नहीं होगा, ऐसे भूपेंद्र यादव जी ने कहा है। बैकग्राउंड में जाए तो रिसेंटली केरला लेजिस्लेटिव असेंबली जो होते हैं, उन्होंने एक रिजोल्यूशन पास किया था अपने असेंबली, और उन्होंने ये कहा था कि सेंटर को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि कुछ चेंजेस किए जाए कुछ सेक्शंस में, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के है उसमें कुछ चेंजेस किए जाए। जब ये जो भी अमेंडमेंट्स होते हैं ये इसीलिए है क्योंकि केरला में इश्यूज जो होते हैं ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के, वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो केरला की गवर्नमेंट चाहती है कि उसे इफेक्टिवली रोका जाए, एनिमल्स को भी इफेक्टिवली अगर रोक दिया गया, या फिर ह्यूमन को भी यहाँ कहीं ना कहीं कुछ तरह से हैंडल किया गया एक अच्छे सिचुएशन के द्वारा, तो हम ये कॉन्फ्लिक्ट को रोक सकते हैं। तो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो होता है ये न्यूज़ में आ गया। अब हम देखते हैं कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है क्या। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें तो ये 1972 का एक्ट है, जो कि एक लेजिस्लेशन है इंडिया में, एक एक्ट है इंडिया का जो प्रोवाइड करता है लीगल फ्रेमवर्क, यानी कहीं ना कहीं एक लॉ बना के दिया गया है जिससे प्रोटेक्ट किया जाता है अलग अलग स्पीसीज के वाइल्ड लाइफ और वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट्स के। उनका जो हैबिटेट होता है उसको मैनेज किया जाता है, यानी वहाँ पे उनका जो भी फॉरेस्ट होगा उसको प्रिजर्व किया जाएगा, कुछ रूल्स बनाए जाएंगे, कंट्रोल किया जाएगा, जो भी ट्रेड है इन वाइल्ड एनिमल्स उसको, वाइल्ड एनिमल्स वाइल्ड प्लांट्स या जो भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उनसे, उसको कहीं ना कहीं रोका जाएगा। तो ये हम कहेंगे, या फिर कंट्रोल किया जाएगा, तो उससे इनका प्रोटेक्शन होगा प्लांट्स और एनिमल्स का। ये एक्ट प्रोवाइड करता है कि एक वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड भी बनाया जाएगा, कि किस जानवरों की हंटिंग की जा सकती है और किस बर्ड की हंटिंग की जा सकती है और किसकी नहीं की जा सकती है। उसके अलावा यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई जाएगी, नेशनल पार्क्स भी बनाए जाएंगे इस एक्ट के दौरान, जिसमें वहाँ पे जाके जानवरों को प्रोटेक्ट किया जाएगा, कंजर्व किया जाएगा। तो ये सब चीज़ें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में बेसिक है। अब इसमें क्या हुआ कि एक अमेंडमेंट हुआ था 2022 में। 2022 का जो अमेंडमेंट है वो अमेंडमेंट ऐसा देखता है कि वो एक्ट जो होता है टू इंक्रीज द स्पीसीज प्रोटेक्टेड अंडर द लॉ, तो वो क्या करता है, वो स्पीसीज को बढ़ाता है कि ये लॉ के अंडर जो स्पीसीज प्रोटेक्ट किए जा रहे हैं वो और ज़्यादा उनको लिस्ट में डालना चाहिए, उनके नंबर्स बढ़ाने चाहिए, और साइट्स जो है उसको अच्छे से इंप्लीमेंट करना चाहिए। यानी क्रिटिकल, यानी हम कहेंगे कि जो भी ट्रेड हो रहा है एंडेंजर्ड स्पीसीज में, जो भी हो रहा है ना ट्रेड, उसको वो साइट्स चलाता है। हमने पहले भी ये साइट्स पढ़ा है, तो आपको कमेंट सेक्शन में साइट्स का फुल फॉर्म लिखना है। आपको सिर्फ इतना बता दूं, जो भी व्यापार चलता है जो खतरे में है स्पीसीज उनका, उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे जो एंडेंजर्ड प्लांट या एनिमल्स है उनको इंटरनेशनल ट्रेड के धोखे से बचाता है, क्योंकि उनका अगर व्यापार हो गया तो वो खत्म हो सकते हैं, जिस एरिया से उनका व्यापार किया जा रहा है उस एरिया में पहले ही वो एंडेंजर्ड है। तो नंबर ऑफ शेड्यूल्स हैज़ बीन रिड्यूस्ड टू 4 फ्रॉम 6। पहले वहाँ पे 6 शेड्यूल हुआ करते थे, अब उसमें 4 ही शेड्यूल है, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 और शेड्यूल 4। शेड्यूल 1 जो होता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का, वो कहीं ना कहीं उसमें ऐसे एनिमल्स के नाम लिखे होते हैं, ऐसे एनिमल स्पीसीज के नाम लिखे होते हैं जिनको हाई लेवल ऑफ प्रोटेक्शन है, जिनके आप हंटिंग भी नहीं कर सकते, जिनके आप ट्रेडिंग या व्यापार भी नहीं कर सकते। तो इनके हंटिंग करने पे काफ़ी बड़ी पेनल्टीज़ है ये शेड्यूल 1 में। शेड्यूल 2 में ऐसे एनिमल स्पीसीज रखे गए जिनको ज़्यादा प्रोटेक्शन नहीं मिली है, बट प्रोटेक्शन मिली है, इनके भी हंटिंग करने पे आपको कहीं ना कहीं मेनली कि ये हो सकता है, क्या कहेंगे, कुछ पेनल्टी हो सकती है बट थोड़ी कम रहेगी। शेड्यूल 3 जो रहेगा ये प्रोटेक्ट करता है प्लांट स्पीसीज को, और शेड्यूल 4 जो होता है
वो कहीं ना कहीं अंडर साइट्स जो आ रहे हैं उनके नाम यहाँ पे लिखे गए हैं, यानी साइट्स यानी जिनके ट्रेड को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट किया जाएगा या रोका जाएगा व्यापार को, ऐसे स्पीसीज के नाम यहाँ लिखे जाएगा। ये जो एक्ट होता है ये परमिट करता है यूज ऑफ एलिफेंट, एलिफेंट को यूज करना परमिट करता है रिलीजियस या किसी और पर्पज के लिए, ये भी आपको देखने मिलता है। तो पेनल्टी जो होती है ये भी बढ़ा दी गई जनरल और स्पेशली प्रोटेक्टेड एनिमल्स के वायलेशन पे। तो अगर आप ये एक्ट तोड़ते हो तो इस पे पेनल्टी भी इस अमेंडमेंट एक्ट ने बढ़ाई थी। बट आप एलिफेंट का यूज कर सकते हो रिलीजियस पर्पज के लिए या किसी भी अलग पर्पज के लिए, ये भी एक्ट परमिट कर रहा है। तो ये था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो कि हमें पता चलता है न्यूज में रहा, और इसका जो सोर्स था वो था द हिंदू। अब इसके बैकग्राउंड में जाते हैं तो आपको ये बता दूं, जब से ये कंपनी बनाई गई है 2016 में, तब से एलन मस्क जो होते हैं उनके जो ब्रेन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनी है न्यूरोलिंक, ये न्यूरालिंक जो है ये एक एम्बिशियस मिशन चला रही है जिसमें ये नेक्स्ट जनरेशन ब्रेन इम्प्लांट करना चाहती है। ये जो ब्रेन होगा इसके 100 टाइम्स ज़्यादा ब्रेन कनेक्शन होंगे। तो ब्रेन के जितने कनेक्शंस होते हैं उसके 100 टाइम्स ज़्यादा ब्रेन कनेक्शन बनाए जाएंगे किसी भी डिवाइसेस से। तो जो भी डिवाइसेस है उसके कनेक्शंस जो है वो कितने अप्रूव जो किए थे यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने, उसके 100 टाइम्स ज़्यादा कनेक्शन होंगे। अब ये कनेक्शन किस काम आएंगे क्या नहीं, ये समझने के लिए आपको ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस सबसे पहले समझना होगा क्या होता है। तो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस जो होता है वो एक टेक्नोलॉजी है जो कि एनेबल करती है डायरेक्ट कम्युनिकेशन, यानी किस किस के बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो सकता है, आपके ब्रेन के बीच में और जितने भी एक्सटर्नल डिवाइसेस है उनके बीच में यहाँ डायरेक्ट कनेक्शन बन सकता है। जैसे ब्रेन का कंप्यूटर्स के साथ डायरेक्ट कनेक्शन, प्रोस्थेटिक्स के साथ डायरेक्ट कनेक्शन। प्रोस्थेटिक्स है ना ऐसा कोई भी पार्ट जो आपके बॉडी का मिसिंग होता है वो लगा दिया जाता है और आपका ब्रेन उसको अपने आप चला सकेगा, ये है। तो विदाउट ट्रेडिशनल न्यूरोमस्कुलर पाथवेज लाइक नर्व्स एंड मसल्स भी नहीं है आपको, तो भी आपका ब्रेन डायरेक्टली उन चीज़ों को ऑपरेट कर पाएगा। ऐसे ये कनेक्शन इस ब्रेन के थ्रू बनाए जाएंगे। जो लोगों का कुछ यानी चीज़ें जो है वो मिसिंग है या फिर ब्रेन का ठीक से काम नहीं कर रहा, उनके बहुत काम आएगा ये। तो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस जो होता है वहाँ पे सेंसर्स का यूज़ किया जाएगा और जो भी ब्रेन की एक्टिविटीज़ है उसको डिटेक्ट किया जाएगा, फिर उसको ट्रांसलेट किया जाएगा कमांड्स और एक्शंस में, और अलाउ किया जाएगा इंडिविजुअल को कि वो कंट्रोल करेगा किसी भी डिवाइसेस को या इंटरैक्ट करेगा बाहर के दुनिया के साथ अपने विचारों को लेके, जो वो पहले नहीं कर पा रहा था वो अब अपने आप कर पाएंगे। ऐसा उसके ब्रेन में इंप्लांट किया जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले क्या क्या किया जाएगा। अब सबसे पहले पोटेंशियल एप्लीकेशन जो है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस का लेके वो क्या क्या है ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे है मॉनिटरिंग एंड ट्रीटिंग न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, जैसे एपिलेप्सी है या फिर आपको पार्किंसंस डिसीज है किसी को। अब पार्किंसंस डिसीज जो होता है इसमें आप जल्दी जल्दी चीज़ें भूल जाते हैं, आपको जल्दी चीज़ें समझ में नहीं आती है, या न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है, यानी ब्रेन से रिलेटेड अगर आपको कोई भी बीमारी है जिससे आप उसको ठीक से काम नहीं करा पा रहे इफेक्टिवली, तो आप उसको अच्छे से काम करा सकते हो। दूसरा जो भी आपकी फंक्शनिंग है, मोटर फंक्शन रिकवरी जो है ये भी जल्दी हो सकती है। तो ये मोटर फंक्शन रिकवरी क्या होती है, जब भी किसी को स्ट्रोक होता है तो स्ट्रोक होने के बाद वो जो उसकी रिकवरी होती है, यानी उसके जो माइंड होते हैं उसमें जो भी नई नई चीज़ें जो होगी या फिर नए इंटरकनेक्शंस जो डेवलप किए जाते हैं या नए फंक्शंस उसमें डाले जाते हैं, जो एम्पावरमेंट है उस इम्पेयरमेंट जो है, यानी जो भी चीज़ें डैमेज हुई थी उसको ठीक किया जाता है स्ट्रोक के बाद, वो सब भी जल्दी हो सकता है इस ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस के चलते। उसके अलावा इंडिविजुअल जो होते हैं जिनको पैरालिसिस है या फिर मोटर इम्पेयरमेंट है, ये वो डिवाइसेस को भी कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे प्रोस्थेटिक्स है, यानी ऐसे डिवाइसेस उनके बॉडी में जो मिसिंग पार्ट्स है वो लगाए गए, वो भी उसे कंट्रोल कर सकते हैं। व्हील चेयर्स को कंट्रोल कर सकते हैं पैरालिसिस होके। रोबोटिक लिम्स लगाए गए हैं, यानी देखिए किसी को अगर हाथ नहीं है पैर नहीं है तो वो लगाए जो जाते हैं ना रोबोटिक, वो भी चीज़ों को वो कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सकते हैं अपने थॉट्स को यूज़ करके। उसी के साथ साथ यहाँ रिस्टोर किए जा सकते हैं कनेक्शंस जो है फॉर इंडिविजुअल विद कंडीशंस लाइक हम कहेंगे लॉक्ड इन सिंड्रोम, यानी कहेंगे पैरालाइज्ड है कोई और एक्सेप्ट फॉर द मसल एट दैट कंट्रोल आई मूवमेंट, यानी आपके पूरे सब चीज़ें पैरालाइज्ड है किसी की, और वो किसी की जो चीज़ें पैरालाइज्ड है वो उसके मसल्स को छोड़ के, यानी कहेंगे कि जो मसल्स है जो आई मूवमेंट कर पा रहे उसको छोड़ के बाकी सब कुछ पैरालाइज्ड है, तो भी वो लॉक इन सिंड्रोम जो है उसमें भी ये आपके माइंड को अच्छे से काम करा सकता है और चीज़ों को कंट्रोल करा सकता है। उसके अलावा रियल टाइम डेटा फॉर मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग मेंटल हेल्थ कंडीशन कैसी है कैसी नहीं ये भी बता सकते हैं। जैसे कोई डिप्रेशन में तो नहीं है, कोई एंग्जाइटी में तो नहीं है, यानी जो व्यक्ति पैरालाइज्ड है वो पता नहीं चलेगा ना आपको कि एंग्जाइटी है उसको या फिर वो डिप्रेशन में है, यानी कुछ उसको डर है कि क्या है, ये जो आपको पता नहीं चलेगा ये भी इससे पता चल सकता है। और उसके अलावा वर्चुअल और ऑगमेंटेड रियलिटीज़ एक्सपीरियंस भी उसको मिल सकते हैं, यानी वो डिजिटल
एनवायरमेंट्स के साथ, अपने थॉट्स को लेके ये एनवायरमेंट के साथ वो कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि एक तरह से एक्सपीरियंस कर सकता है या इंटरैक्ट भी कर सकता है, उनसे इंटरैक्ट भी इजीली कर लेगा जो भी डिजिटल चीज़ें उनके साथ। तो काफ़ी एक पोटेंशियल एप्लीकेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ये सब चीज़ें तो साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो गई, बट क्या इसका मिसयूज किया जा सकता है, ये एथिकली कितना करेक्ट है और कितना नहीं, ये हमें देखना है। अब यहाँ पे एथिकल कंसिडरेशन देखिए ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस को लेके। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस जो होता है वो पोटेंशियली डिकोड कर सकता है थॉट्स एंड इमोशंस, और ये अनऑथराइज्ड एक्सेस जो अगर इंफॉर्मेशन है, अनऑथराइज्ड एक्सेस टू दिस इंफॉर्मेशन, इस कारण हम कहेंगे कि कंसर्न्स आए हैं, क्योंकि किसी की भी इंफॉर्मेशन किसी तक भी पहुंच सकती है। प्राइवेसी को लेके यहाँ बहुत सारे इश्यूज हैं। तो हम कहेंगे ये जो टेक्नोलॉजी है इसमें कलेक्ट किया जाता है या स्टोर किया जाता है सेंसिटिव डेटा, जिस कारण हैकिंग हो सकती है, अनऑथराइज्ड एक्सेस हो सकता है, ब्रेन डेटा का यूज किया जा सकता है, और इस कारण कुछ थेफ्ट या फिर अदर मैलिशियस यूज भी इसके किए जा सकते हैं, गलत इस्तेमाल भी किए जा सकते हैं। दूसरों को ब्रेन को यूज करते हैं, दूसरों का इस्तेमाल करके, दूसरे के ब्रेन को कंट्रोल करके, या फिर कोई भी डिवाइसेस को कंट्रोल करके, ये बहुत ही खतरनाक चीज साबित हो सकती है। उसी के साथ साथ रिस्क है कि जो बीसीआई होता है ये कहीं ना कहीं मैनिपुलेट कर देगा कुछ भी, अगर अनऑथराइज्ड कंट्रोल है या फिर मैनिपुलेशन है, किसी भी व्यक्ति के थॉट्स या एक्शंस है, वो आपको अगर पता चल गए तो आप उसे भी मैनिपुलेट कर सकते हो, उसके ऊपर भी आप कंट्रोल कर सकते हो और उसको आप अपने अकॉर्डिंग भी चला सकते हो। उल्टा चीज़ भी यहाँ पे हो सकती है। क्रिटिक्स का ये भी कहना है कि बीसीआई जो होता है वो कहीं ना कहीं सोशल इनइक्वालिटीज भी यहाँ पे इसके बीच में है, यानी हम कहेंगे कुछ ग्रुप्स के पास ही ये पहुंचेगा जो इस टेक्नोलॉजी को अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी सब तक नहीं पहुंच सकती, काफ़ी महंगी टेक्नोलॉजी है, इसकी हाई कॉस्ट है। इस कारण जो भी सिचुएशन रहेगी उसमें कुछ लोग हैं उनको बहुत कुछ मिल जाएगा और कुछ लोग हैं जिनको बेचारों को कुछ भी नहीं मिलेगा। ये सब चीज़ें भी यहाँ पे कही गई है, तो इनइक्वालिटी भी यहाँ पे ये दिखा सकता है। और उसके अलावा थेरोपेटिक यूजेस जो होते हैं बीसीआई के और जो थ्रेट्स हैं, वो दोनों को देखते हुए आप देख सकते हो कि ये खतरनाक भी है और ठीक भी कर सकता है। तो आपको फैसला लेना है कि ये किस तरह से काम कर सकता है और इसके हार्म क्या है और इसके यूजेस क्या है। तो ये बीसीआई जो ये काफ़ी खतरनाक सी एक टेक्नोलॉजी भी साबित हो सकती है, या फिर एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग भी हमारे लिए हो सकती है जो बहुत लोगों की ज़िंदगी भी बना देगी। तो ये जो करंट अफेयर था इसका सोर्स था द हिंदू, जो कि था बीसीआई ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। तो अब बारी है आज के प्रैक्टिस एमसीक्यूज को देखने की। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ये, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट पार्ट ऑफ NB8 नॉर्डिक बाल्टिक 8। पहला है फिनलैंड, सेकंड है आइसलैंड, थर्ड है स्वीडन और फोर्थ है जर्मनी। आपको जो भी करेक्ट ऑप्शन है वो कमेंट सेक्शन में लिखना है, और ये कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है क्योंकि मैं कमेंट्स पढ़ते रहता हूँ और मैं ये देखते रहता हूँ कि कितने लोग सीरियसली पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 ये कहता है, विथ रेफरेंस टू फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट consider the following statement. The act gives power to central government to regulate the flow of payments to and from a person situated outside a country. Second, all financial transactions concerning foreign securities and exchange board cannot be carried out without approval of FEMA. Third, act is in consonance with framework of the World Trade Organization WTO. कितने ऑप्शंस इसमें से करेक्ट है ये आपको ढूंढना है, ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 या फिर नन। उसके बाद का क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1975 इज अ सिग्निफिकेंट लेजिस्लेशन इन इंडिया that provides a legal framework for protection of various species of wild animals and plants. Statement 2 है, according to section 11 of the act, the chief wildlife warden is empowered to trap, catch and if necessary shoot wildlife. इसमें से कौन से ऑप्शंस करेक्ट स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको देखना है। पहला स्टेटमेंट है, बोथ स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट 1 आर करेक्ट, और स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट 1 का। दूसरा कहता है दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है बट स्टेटमेंट 2 ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है स्टेटमेंट 1 का। उसी के साथ साथ तीसरा स्टेटमेंट कहता है स्टेटमेंट 1 करेक्ट है बट स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, और चौथा कहता है स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। तो आपको सही ऑप्शन जो होते हैं जो आपको लग रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। सो अब बारी है 23 फरवरी 2024 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो पूछे गए थे उसके आंसर्स देखने। क्वेश्चन 1 का आंसर था सी, 2 का था सी और थर्ड का था सी। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक जरूर करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलते रहे। अगर आप और अपडेट्स चाहते हैं तो आप फेसबुक पेजेस जो है मेरे उनको भी फॉलो और लाइक कर सकते हैं, श्रेयस बढ़िया इंटरप्रिटेशन। अगर आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई भी डाउट पूछना चाहते हैं तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज के थ्रू इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। मुझे फॉलो कीजिए श्रेयस बढ़िया द पीस लवर पर। आपको
आपके सवालों के जवाब भी मिलते रहेंगे। उसी के साथ साथ अगर आप मुझे मेल करना चाहें तो shreyasbedi@gmail.com पे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। और अगर आप और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो आप मेरे एकेडमी श्रेयस IAS एकेडमी के जो अकाउंट है इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, वहाँ भी उसे फॉलो करके मुझे सपोर्ट दिखा सकते हैं। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड डे।